तो सर फिर किस चीज कैसा राम राज्य है? मोदी जी ये कहते हैं कि राम राज्य में कोई भी बेरोजगार नहीं था, कोई भूखा नहीं मरता था, कोई ऐसा नहीं था जिसके तन पे कपड़े ना हो, किसी के पेट में खाना ना हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। क्या यही राम राज्य है? तो फिर कहाँ रह गई मोदी जी की बात की कोई भूखा नहीं मरा? हम भूखे मरने की कगार पे हैं और ये हो रहा है। तो गवर्नमेंट हमारे लिए कर क्या रही है? गवर्नमेंट हमारे को सीधा सीधा कह रही कि आप या तो मर जाओ नहीं तो हम आपको मार देंगे। ये गवर्नमेंट कह रही है जी, या तो हम मर जाओ नहीं तो हम हमारे कानून ऐसे बना रहे हैं कि अपने आप ही मर जाओगे। एक वोट बैंक के तरीके से हमें यूज किया जा रहा है। हम आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानून के हिसाब से चल रहे हैं। इस प्रकार से अंग्रेजों का कानून था गुलामी वाला, गुलाम बनाना, उसी कानून से हम उसी कानून के उससे आप गुलाम है? अभी हम गुलाम ही हैं। क्या गुलाम है? अभी हम सरकार गुलाम ही है मैडम। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इस वादे के साथ दिल्ली सरकार में आए थे कि मेरे रहते हुए कोई भी दिल्ली का नागरिक बेरोजगार नहीं होगा, लेकिन उनके रहते हुए सिविल डिफेंस वाले बेरोजगार हो गए, अब होमगार्डों को बेरोजगार कर रहे हैं और आगे पता नहीं किस किस को बेरोजगार करेंगे। उनका वादा सब खोखला रह गया। दूसरा, पहले भर्ती प्रक्रिया में मोदी जी स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाते हैं, स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाते पूरे देश में, पूरे देश में स्किल इंडिया प्रोग्राम चला कि दक्ष लोगों को नौकरी मिले। यहाँ पे 15 साल से एक्सपीरियंस लोग हैं, सभी उनको अपने कार्य कुशल बहुत अच्छे से जानते हैं, अच्छे से कुशल है, दक्ष अपने कार्य में, उनको बेरोजगार किया जा रहा है। तो स्किल इंडिया प्रोग्राम चलाने का क्या फायदा? दूसरा, कांग्रेस के राहुल गांधी जी पूरे देश में बेरोजगारी 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 चिल्लाते हैं। दिल्ली में वो रहते हैं और हम भी दिल्ली के निवासी हैं और कोई आपकी समस्या सुन नहीं रहा। आज तक एक बार भी उन्होंने हमारे ऊपर कोई कमेंट नहीं किया कि हमारे समर्थन में नहीं आए। अभी जो भर्ती होगी तो जो जैसे हमें बाहर निकाल रहे हैं, ये ऐसी जो नई युवा पीढ़ी आएगी उनको भी बेरोजगार की ओर लेके जाएगी दिल्ली सरकार। मनमानी तरीके से कर रहे हैं जो। हाँ, क्योंकि ये जो भर्ती होगी इसके अंदर भी पैसा चलेगा, बिना पैसे के तो भर्ती होगी नहीं। क्यों? जब दिल्ली सरकार एक तरफ कहती है कि हमारे पास पैसा नहीं है और उसके बाद में ये भर्ती करेंगे तो उसमें दिल्ली सरकार करोड़ों का खर्चा आएगा। वो करोड़ों का खर्चा कहाँ से आएगा? आम जनता की जेब से ही आएगा। तो दिल्ली सरकार शोषण कर रही है हमारे साथ, जनता का शोषण कर। जनता का शोषण। मैडम, मैं मीडिया के थ्रू आपको एलजी साहब और केजरीवाल को साहब ये बताना चाहता हूँ मैं कि पहले भर्ती प्रक्रिया में 8वीं पास था, फिर 10वीं कर दिया, फिर 12वीं कर दिया। तो हमारे में संशोधन क्यों नहीं करते? ये भर्ती प्रक्रिया में बार बार संशोधन करते रहते हैं। हमारे लिए 60 साल क्यों नहीं करते? ना हमारे पीएफ की सुविधा है, ना ईएसआई, ना पीएफआई, कुछ नहीं है। सिर्फ हमें भत्ता मिलता, सैलरी भी नहीं मिलती। हम इतने परेशान हो गए, घर बार कैसे चलाएं अपना? 3-3 महीने देरी से मिलता है, महीने का भत्ता 3-3 महीने देरी से मिलता है। फरवरी में नवंबर माह का भत्ता आया है। जी बताइए, आप क्या कह रहे हैं? क्या पूछना चाह रहे हैं मैडम, बताएं। पहले पे तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। समस्या क्या है? आप यहाँ जंतर मंतर पे क्यों आए हैं? जंतर मंतर पे हम इसलिए आए हैं कि अभी जो नई वैकेंसी आई है 10,285 की, वो भर्ती कर रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत हमें यहाँ है कि जो 8500 जो हमारे साथी अभी कार्यरत हैं, इनको 31 मार्च को हटा दिया जाएगा। हमारे डीजी साहब ने, आदरणीय डीजी साहब ने क्लियर कर दिया है कि जो 45 साल से जिसकी उम्र कम रहे वो अप्लीकेबल है, जो प्लस है वो अपना और कहीं काम देख ले। अब प्लस वाले कहाँ जाएंगे? तो हर काम की समय सीमा होती है। 45 साल की उम्र में निकाला जा रहा है आपको, तो कोई वजह होगी, उसका रूल होगा ना। 45 साल की उम्र बता दो कौन से उसमें है कि 45 साल के बाद निकाल दिया जाएगा? सरकारी नौकरी वालों को 45 साल की उम्र में क्या सरकारी नौकरी वालों को निकाल दिया जाता है? उनकी उम्र सीमा क्या है? 60 साल की है। तो हम तो लगा 15 साल 20 साल, मुझे 36-37 साल हो गया इस डिपार्टमेंट में। 1988 में भर्ती हुआ था मैं। 1988 से लेकर के 2002 तक मैं रहा हूँ। उसके बाद फिर मार्शल की भर्ती निकली, फिर दोबारा रिक्रूटमेंट होगा उसमें। अब मेरी 56 साल की उम्र हो गई, अब कहाँ जाएंगे? अब बाकायदा फिजिकल दे के आए हूँ मैं, तो अब कहाँ जाऊंगा बताओ? फिर से फिजिकल देने क्यों? मैडम, हम 2 बार फिजिकल दे के आए हैं। पहले 2007 में भर्ती हुए थे, उसके बाद ये अब 2012 में भर्ती हुए। दोनों बार फिजिकल हमने पास कर रखा है और ग्रेजुएशन कर रखी है। और फिर ये कह रहे कि हम 12वीं वालों को भर्ती करें। अरे जब हम ग्रेजुएट हैं, कम से कम आपको हजारों लड़के यहाँ ग्रेजुएट मिल जाएंगे। मेरा सरकार से यही कहना है, कम से कम अपने सोचने का ढंग बदलो। उस तरीके से मत सोचो कि नए पुरानों को निकाल दो। और आपको अनुभवी आदमी मिले हुए हैं, इतने आप भर्ती करोगे
वो समझेगा उस काम को, आप उसको बाहर कर दोगे। जब हम अनुभवी आदमी मिले हो तो हमें क्यों बाहर कर रहे हो आप? जी बताइए क्या कहना चाह रहे हैं? हम एक वोट बैंक के तरीके से हमें यूज किया जा रहा है। जिस तरीके से आप ये देखिए कि जो नौकरी कर रहे हैं उनको निकाला जा रहा है और जो नौकरी पे आएंगे उनको मीठे मीठे चुनावी जुमले दिए जा रहे हैं। जो बेरोजगार है उनको जुमले दिए जा रहे हैं और जो जो रोजगार पे है जनता को उनको वोट निकाला के जा लिए रहा है। इस्तेमाल कर रही है सरकार है, आप यही बिल्कुल जनता को इस्तेमाल कर रही है। आप ये देखिए कि जब 2285 होमगार्ड जो भर्ती है, जो हमारी स्ट्रेंथ 8500 होमगार्ड की भर्ती है, वो उस टाइम की भर्ती है जिस टाइम दिल्ली की स्ट्रेंथ कुछ और थी, और आज दिल्ली की स्ट्रेंथ जो है वो 2.5 करोड़ होने वाली है। तो आप इसको स्ट्रेंथ क्यों नहीं बढ़ाते? हम ये नहीं कहते आप नई भर्ती को रोको, आप नई भर्ती करो, लेकिन आप स्ट्रेंथ के हिसाब से इस हम आप भर्तियां इसमें स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए। अब आप खुद मान के देखिए, आप मीडिया के वो कर्मचारी हैं, आप ये देखिए इतने बड़े बड़ी जो एक्टों में संशोधन हुए हैं 1947 से आज तक इतने एक्टों में संशोधन हुआ है, जो कि कुछ एक्ट तो इतने बड़े बड़े हैं जिन पे पूरे के पूरे चुनाव लड़े जाते थे। राम मंदिर हो गया, धारा 370 हो गई, 3 तलाक, इन पे क्या होता था कि पूरी राजनीति पूरा चुनाव इन्हीं मुद्दों पे लड़ा जाता था। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं श्री नरेंद्र मोदी जी, हमारे प्रधान सेवक, मैं उनसे सिर्फ यही एक निवेदन करना चाहता हूँ, जब इतनी बड़ी बड़ी एक्ट हटाई जा सकती है तो क्या एक बॉम्बे एक्ट नहीं हटाई जा सकती? और अगर बॉम्बे एक्ट नहीं हटाई, अगर बॉम्बे एक्ट इन्होंने अगर नहीं हटाई और ये उसी का हवाला देकर हमें ये कह रहे हैं कि बॉम्बे एक्ट के तहत आपको निकाला जा रहा है और आपकी 3 से 5 साल की आपकी सेवा थी, तो आप हमें ये बताइए, आप ये बताइए हमें, तो वो एक्ट तब कहाँ गई थी जब हमें हमारे से 3 से 5 की जगह अपनी जरूरतों के हिसाब से 15-15, 20-20 साल तक सेवाएं ले ली है। आज हम कुछ भी नहीं लगा सकते। हमें हमारे मासिक परेड में ये बताया जाता है कि आप रेहड़ी लगा लीजिए, आप समोसे बना लीजिए, आप कहीं पे प्लम्बर का काम सीख लीजिए, आपको 31 मार्च के बाद आपको निकाल दिया जाएगा। तो मतलब आप नजर घुमा के देखिए, कोई भी अगर 45 साल से कम का हो, 40 से कम का हो, क्या वो इस उम्र में काम सीखेगा या अपने बच्चों का पालन पोषण करेगा? क्या वो अपने बच्चों को शिक्षा देगा? कौन कहता है कि रेडी लगा लीजिए? ये हमारे डीजी साहब और उनसे नीचे के जितने भी अधिकारी हैं, मासिक परेड में हमारे जो भी अधिकारी आते हैं वो हमें यही सलाह देते हैं कि हम समोसे बना ले, हम कहीं जाके रेडी कर ले। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, बात तो प्रधानमंत्री भी कहते हैं। मैं उन्हें प्रधानमंत्री जी कहते हैं, प्रधानमंत्री जी का कहना क्या मतलब? तो दूसरा तरीका है कि आप स्वयं आप अपने उससे कारीगर बने, आप अपना काम करें, आप वो बढ़ावा दे रहे हैं, ना कि ये अलग चीज है। ये तो अपने नौकरी से निकाल रहे हैं, निकालने के बाद ये हमें सलाह दी जा रही है कि वहां पर हम कोई समोसे बना ले कोई। मैं उन्हीं से पूछना चाहता हूँ, मान ले चलो हम 8000 होमगार्ड समोसे बना लेंगे, रेहड़ी पटरी खोल लेंगे, क्या आप हमें सरकार वो हमें जगह दिलवाएंगे सरकार से कि यहाँ पर एक पूरा बाजार लगा लें? आप निकाले गए होमगार्ड हो, आपका ये पूरा बाजार है होमगार्ड बाजार, क्या ऐसा हो सकता है? आप ऐसा हो सकता है? हमारे बच्चों की शिक्षा छूटेगी, मैं इस छोटी सी तनख्वाह में फिर भी मैं अपने बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। एक हर माँ बाप अपने बच्चे के लिए हर कोशिश करता है, जो एक अपनी पूरे तन मन धन से पूरी कोशिश करता है कि वो बहुत अच्छा पढ़े लिखे। आज अगर मैं किसी चीज में कोचिंग दिला रहा हूँ, कुछ करा रहा हूँ और मेरे को रोजगार से निकाल दिया जाएगा, तो क्या मैं उस बच्चे को पढ़ा पाऊंगा? मेरे साथ साथ मेरे बच्चे का भी जीवन अंधकार पे है। तो मोदी जी ये भी कह रहे हैं योगी जी की गुरुकुल भेजिए, फ्री शिक्षा मिल रही है उत्तर प्रदेश में। सर उत्तर प्रदेश में फ्री शिक्षा मिल रही है, मैं दिल्ली होमगार्ड की बात कर रहा हूँ। क्या पूरा देश गुरुकुल में उत्तर प्रदेश जा सकता है? पूरा देश, पूरे 29 राज्य हमारे जितने हैं वो सारे 28 राज्य एक राज्य में जा सकते हैं शिक्षा लेने। ये हमारी व्यवस्था है और हमें व्यवस्था के हिसाब से चलना होता है। जो जिस स्टेट में जैसे है वो उस स्टेट में उस व्यवस्था का हिस्सा बन के अपना पालन पोषण करता है, चाहे वो नौकरी कर रहा है, चाहे वो रेहड़ी तबका लगा रहा है, कुछ भी कर रहा है। लेकिन आप ये बताइए ना कि हमें कोई मूलभूत सुविधाएं नहीं दी जाती, ना हमें हमारे दिल्ली होमगार्ड के जितने भी अभी सरकारें झूठ बोल रही हैं। फिर सरकारें हमें चुनाव में एक वोट बैंक के तरीके से हमारे को इस्तेमाल करती है और इसके अलावा कुछ नहीं है। हम जो सरकार का चुनावी जुमले ये है कि जो नौकरी पे है उनको निकालो और जो नौकरी पे नहीं है उनको मीठे मीठे वादे करो। तो सर फिर किस चीज कैसा राम राज्य है? मोदी जी ये कहते हैं कि राम राज्य में कोई भी बेरोजगार नहीं था, कोई भूखा नहीं मरता था,
कोई ऐसा नहीं था जिसके तन पे कपड़े ना हो, किसी के पेट में खाना ना हो, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। क्या यही राम राज्य है? मोदी जी अभी भी कह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं मर रहा है, क्या कहेंगे आप? मोदी जी कह रहे हैं कि कोई भूखा नहीं मर रहा, लेकिन आप देखिए ना 31 मार्च को देखो, एक परिवार के साथ आप एवरेज मान के चलिए एक परिवार के साथ आप एवरेज मान के चलिए चार आदमी, तो 8,000 होमगार्ड के कितने आदमी हो गए? इतने आदमी बेरोजगार हो, इतने आदमी भूखे मरेंगे, तो फिर कहाँ रहेगी मोदी जी की बात की कोई भूखा नहीं मरा? हम भूखे मरने की कगार पे हैं और ये हो रहा है। हम ये नहीं कहते कि ये रोका जाए, हम कहते हैं करो भर्ती, लेकिन हमें 60 साल तक निरंतर किया जाए। हमें कोई मूलभूत सुविधा भी नहीं दी जाती, ना हमारा कोई पीएफ है, ना हमारा कोई ईएसआई है, हमारा कुछ भी मेडिकल भी नहीं है। आज जो होमगार्ड के जो जिन्होंने एक्सिस बैंक में अकाउंट खोले, उन्होंने कहा कि 50 लाख की आपकी इंश्योरेंस है, वो भी तो हमारे पैसे, लेकिन वो भी हमारे पैसे कट ले। लेकिन क्या किया उन्होंने? बैंक के साथ भी मिलकर अपनी कमीशन सेट करके सबके खाते खोल दिए। आज 31 मार्च को हटा देंगे तो फिर वो इंश्योरेंस कहाँ चला जाएगा? वो तो सैलरी के भी आप पे इंश्योरेंस दे रहे हैं बैंक वाले, आपको अपने जेब से भरनी पड़ेगी। फिर हमें अपनी जेब से भरना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट हमारे लिए कर क्या रही है? गवर्नमेंट हमारे को सीधा सीधा कह रही है कि आप या तो मर जाओ, नहीं तो हम आपको मार देंगे। ये गवर्नमेंट कह रही है। ये गवर्नमेंट कह रही है जी, भूखा मरे सर, मतलब यही है, या तो हम मर जाओ, नहीं तो हम हमारे कानून ऐसे बना रहे हैं कि अपने आप ही मर जाओगे। जनता को मार देने वाले कानून बना रही है, ऐसा ये कह रहे हैं। आपका यही कहना है? बिल्कुल यही कहना है जी। जी, बेरोजगार बनाना जनता को मारना ही है। एक शब्द में इनका संशोधन हो सकता है, एक लाइन में। इनकी कोई मांग नहीं है, कोई डिमांड नहीं है, सिर्फ इनको कोई पीएफ नहीं चाहिए, ईएसआई नहीं चाहिए, कोई सुविधा नहीं चाहिए। हमारा जो सिर्फ इनका जो रोजगार अभी चल रहा है ये चलता रहना चाहिए। हमें ये रोजगार परमानेंट हम चाहिए, चाहते हैं कि ये चलता एक लाइन में। रेगुलर। भर्ती बंद, हमें आगे कोई सुविधा और इन्हें आगे के लिए सुविधा। और मैं चाहता हूँ गवर्नमेंट को एक राय भी दे देता हूँ कि 2,000 4,000 जो हमारे एक्स्ट्रा हैं, जो हम नहीं हैं, उनकी भर्ती कर लो भाई, तुम्हें और भी इनकम हो जाएगी। हर साल भर्ती करते जाओ, हम रिटायर होते जाएंगे, वो भर्ती करते जाओ। मान लीजिए मोदी जी आपकी बात सुन रहे हैं, इस माध्यम से बताइए मोदी और सरकार के लिए क्या कहेंगे? दिल्ली सरकार मैं हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी से, प्रधान सेवक जी से सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारे जो ये जवान हैं, 8500 होमगार्ड है, इनको ना निकाला जाए, इनको ना बेरोजगार किया जाए और ना इनके परिवार को रोड पे लाया जाए। अगर आप ये अगर डिपार्टमेंट भर्ती करना चाहता है तो हम उसके हक में हैं कि आप करवा दीजिए, लेकिन इसकी स्ट्रेंथ बढ़ा दीजिए और हमें 60 साल तक निरंतर ऐसे ही चलाते रहिए, सेवा का मौका दे। इस वक्त राहुल गांधी जो है वो यात्राएं निकाल रहे हैं, युवाओं के रोजगार, मजदूरों के और तमाम जो मुद्दे हैं देश के, उसके लिए लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे उस पर? राहुल गांधी जी यात्राएं निकाल रहे हैं, वो बाहर यात्राएं निकाल रहे हैं, पूरे देश में घूम रहे हैं, लेकिन संसद से 1 किलोमीटर की दूरी पर, संसद के 1 किलोमीटर की दूरी पर इतने नौजवान बेरोजगार होने की कगार पे खड़े हैं, तो फिर उस यात्रा का क्या करेंगे वो? मैं ये कहना चाह रहा हूँ आपसे। यही सारे सवाल तो उठा रहे, सरकार से तो पूछ रहे हैं। संसद के 1 किलोमीटर के दायरे में इतने होमगार्ड बेरोजगार होने की कगार पे हैं, तो वो देश घूम रहे हैं, वो पहले संसद के पास तो देखे एक बार की हो क्या रहा है। ये देश किसी नेता का नहीं है, ठीक है, जनता का है। सब अपने वोट देते हैं, अपने मुख्यमंत्री को, अपने प्रधानमंत्री को चुनते हैं किस बेस पे कि भाई ये हमारी लिए कुछ करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। और ये तो इनके घर में बैठकर आवाज लगा रहे हैं हम कि ये कानून तक हमारी आवाज जा सके, लेकिन ये बहरे सरकार सुनी नहीं रही है, तो इस पर कार्रवाई की जाए। हम आज भी अंग्रेजों के बनाए हुए काले कानून के हिसाब से चल रहे हैं। जिस प्रकार से अंग्रेजों का कानून था गुलामी वाला, गुलाम बनाना, उसी कानून के उससे आप गुलाम हैं। अभी हम गुलाम ही हैं। क्या गुलाम है? अभी हम सरकार गुलाम ही है मैडम। आप जब हमारे से गुलामी करवा रही है, जब उनको जरूरत होती है। कोरोना काल में जब आदमी किसी को हाथ लगाने से डर रहा था, कोई हॉस्पिटल में लेने से डर रहा था, तब हम प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जन सेवा कर रहे थे, नागरिकों की सुरक्षा कर रहे थे। तब जब उन्हें जरूरत थी, ऐसे समय में जहां मर भी सकते थे, मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा, हमने ये तक भी नहीं सोचा कि मरने के बाद मेरे परिवार का क्या होगा। और हमारे बहुत से जवान शहीद भी हुए हैं, मरे भी है, जिन्हें कुछ मिला भी नहीं है, कोई इंश्योरेंस नहीं मिला है। तो आप ये कुछ नहीं दिया गया है, तो आप ये बताइए, मतलब गवर्नमेंट ने तब जरूरत थी तो हमें इस्तेमाल किया,
और जब जरूरत पूरी होगी तो आप हमें कानून बॉम्बे एक्ट दिखाकर हमें बाहर कर रहे हैं। तो बॉम्बे एक्ट के तहत फिर आपने हमें इतनी लंबी सेवा क्यों करवाई आपने हमारे से? आप हमें रेहड़ी तबका सिखा रहे हैं कि हम समोसे लगा ले, जलेबी छान ले, तो आप हमें उसी टाइम निकाल के हमें काम सीखने का मौका दिया जाता जवानी में। अब हम 45 की उम्र में किस काम सीखेंगे, अपने परिवार की तरफ देखेंगे। मैडम लास्ट में ये कहूँगा कि दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह है कि आप इतने बड़े बड़े अगर कानून में संशोधन कर सकते हैं, नियम कानून बदल सकते हैं, तो जो 1947 से लेकर के अब तक जो हमारे पर काला कानून थोपा गया है 1959 एक्ट का, धारा 1959 एक्ट का 6B, ये हटाओ, उसमें संशोधन ले आओ और हमारे से जो काला कानून को हटा के हमें बराबर नौकरी दिया जाए। आप 10,000 भर्ती करो, 20,000 भर्ती करो, उससे हमें कोई लेना देने नहीं, लेकिन जो हमारे 8500 जवान चले इनको रेगुलर 60 साल तक की नौकरी देने की कृपा करें। महानिदेशालय साहब से, होमगार्ड महानिदेशालय महोदय से, दिल्ली सरकार से और सेंट्रल गवर्नमेंट से, केंद्र सरकार से विनम्र आग्रह है, सारे जवानों के साथ में बोल रहा हूँ कि वो कानून में काले कानून को हटाया जाए और हमारी नौकरी को सुरक्षित 60 साल करने दिया जाए। तो आपने सुना जी, बताइए कुछ कहना चाह रहे हैं? जो हम आज ये धरना प्रदर्शन यहाँ कर रहे हैं, क्या वो नई भर्ती निकाल रहे हैं? तो उन नौजवानों को नहीं दिखाई दे रहा कि 5 साल बाद जो हम आज यहाँ आकर बैठे हुए हैं, 5 साल बाद उनका भी भविष्य यहीं पर ही है। 5 साल बाद जो आज हमारा भविष्य इस रोड पर संसद के साथ उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा है, उन्हें भी इस्तेमाल किया जा रहा नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है और उन्हें इस्तेमाल करने की तैयारी की जा रही है। उनको भी इस्तेमाल करेंगे और फिर वो भी यहीं संसद के पास बैठकर चिल्लाएंगे, उनका भविष्य क्या होगा? तो बड़ी बात कही इन्होंने और लगातार जो है सरकार के खिलाफ सवाल उठ रहे हैं और इसके साथ ये कह रहे हैं कि इन्हें भर्तियों से प्रॉब्लम नहीं है, ये चाहते हैं कि उसकी स्ट्रेंथ बढ़ाई जाए, पदों पर जो भर्तियां हैं इन्हें हटाया ना जाए, भर्ती करनी है की जाए, लेकिन आगे पद को इनको हटाकर इनके पद पर जो है विस्थापन ना किया जाए, उनको भरना है तो भरे, इन्हें ना हटाया जाए और इनके कार्यकाल को जो है वो बढ़ाया जाए, 60 साल किया जाए। और उन्होंने साफ कही कि आने वाले जो युवा हैं जिनकी भर्ती होने जा रही है और इनको सभी को सिर्फ वोट बैंक बनाकर सरकार जो है इस्तेमाल कर रही है, जनता को, जनता गुलाम है सरकारों की, जो सत्ता में बैठे हैं उन सरकारों की गुलाम बन चुकी है जनता और गुलामी करा रही है सरकार। इस पूरी बातचीत पर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। कैमरामैन आशीष के साथ ब्यूटी गिरी, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।